हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। आज हम पढ़ेंगे महाराणा उदय सिंह के बारे में। आज हम महाराणा उदय सिंह के बारे में अध्ययन करेंगे, महाराणा उदय सिंह के बारे में जानेंगे, उनके कार्यकाल को जानेंगे, उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप आराम से इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह, ठीक है। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? महाराणा उदय सिंह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और महाराणा उदय सिंह जो है, इनका जो शासनकाल है वो 1537 से लेके और 72 यानी कि 72 तक रहता है, ठीक है। उदय सिंह उस समय इसको बचा लिया था पन्नाधाय के द्वारा, और उदय सिंह के द्वारा वापस लौटकर बनवीर के ऊपर आक्रमण किया जाता है, और उस आक्रमण में बनवीर की हत्या करके ये क्या बन जाता है? सम्राट बन जाता है। और सम्राट बनने के साथ ही, यानी कि शासक बनने के साथ ही, ये अपनी जो शासन व्यवस्था है वो आरंभ करता है। तो जो उदय सिंह है ये 37 से 72 तक क्या करता है? शासन करता है। 1537 से लेके और 1572 तक। इसके द्वारा 1537 में बनवीर को मारकर स्वयं शासक बन जाता है। क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। ये वही बनवीर था जिसके द्वारा किसकी हत्या की गई थी? विक्रमादित्य की हत्या की गई थी। कारण क्या था बनवीर के द्वारा हत्या करने का? कारण यह था बनवीर के द्वारा हत्या करने का, क्योंकि जिस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था तो ये लोग भाग गए थे अपने ननिहाल। बनवीर ने कहा था कि जब विपत्ति आई तो तुम लोग छोड़ के भाग गए, और जब हमने इस पर वापस अधिकार कर लिया तुम लोग आ गए शासक बनने के लिए। इसीलिए विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, और इसकी भी हत्या करना चाहते थे, लेकिन कुछ सरदारों ने उनका साथ नहीं दिया। इसी कारण ये सारी घटना जो होती है वो ऐसे घटित होती है। और बचपन में आपने ये जो है पन्नाधाय वाली जो कहानी है, ये छोटी कक्षाओं में आपने जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। अब देखिए 1537 में बनवीर जो होता है वो आक्रमण करके शासक बन जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना है, आपको ये बात याद रखनी है कि इतिहासकारों के अनुसार ये जो उदय सिंह होता है, ये युद्ध करने का मतलब इसके अंदर जो एक शासक के अंदर जो जुनून होता है ना, वो बिल्कुल नहीं था। और इसके द्वारा किसकी अधीनता स्वीकार कर ली जाती है? शेरशाह सूरी की अधीनता इसके द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा शेरशाह सूरी, किसकी? शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, ठीक है। शेरशाह सूरी की जो अधीनता है वो स्वीकार कर ली जाती है जब शेरशाह सूरी के द्वारा मालदेव के ऊपर आक्रमण किया गया था। और उस मालदेव को हराने के बाद जब इसका जो प्लान बना था मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने का, तो आक्रमणकर्ता उससे पहले ही बताते हैं उदय सिंह के द्वारा समझौता कर लिया गया था, और ये कहा था कि हम तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे, आक्रमण की तो आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार शेरशाह सूरी की इसके द्वारा अधीनता जो है वो स्वीकार कर ली गई थी। अब देखिए इसके बाद किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा एक महत्वपूर्ण काम जो है, अधीनता भले ही स्वीकार कर लियो, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो काम है वो इसके द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1559 में किया गया था। क्या किया गया था? उदयपुर की स्थापना की।
ये महत्वपूर्ण लाइन है, आप लोग याद रखनी है कि 1559 में उदयपुर की इसके द्वारा क्या की गई, स्थापना की जाती है। और उदयपुर की स्थापना के साथ ही इसी के द्वारा उदय सागर जो झील है उसका भी क्या कराया गया, निर्माण कराया गया। उदय सागर झील का निर्माण, ठीक है, किसका निर्माण, उदय सागर जो झील है इसका क्या कराया गया, निर्माण इसके द्वारा कराया गया था। कब कराया गया, 1559 की मैं बात कर रहा हूं, जिस समय इसके द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई। ठीक है, याद रखोगे ना। अब देखिए कुछ वर्ष के बाद क्या होता है, कुछ वर्ष के बाद क्या होता है, कुछ वर्ष के बाद ये होता है कि अकबर जो होता है, कौन होता है, अकबर जो होता है वो क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। कब कर देता है, 1567 में। 1567 में अकबर के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। लेकिन आक्रमण के पीछे जो कारण थे, वो आक्रमण के पीछे कारण क्या क्या थे, इस आक्रमण के पीछे बहुत सारे कारण जो है वो बताए जाते हैं। पहला कारण ये बताया जाता है कि अकबर जो है वो गुजरात पर विजय प्राप्त करना चाहता था और रास्ते में जो है वो मालवा आता है, तो इसलिए इस उद्देश्य से भी मेवाड़ जीतना आवश्यक था। दूसरा कारण है मालवा। मालवा और मेवाड़ जो हैं इनकी सामरिक दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो इसीलिए भी वो इस क्षेत्र को जीतना चाहता था। इसके अलावा एक कारण बताया जाता है बाज बहादुर। तो बाज बहादुर जो है इसको इसने शरण दी थी, इसलिए भी आक्रमण करना चाहता था। और इसके अलावा उसका था कि वो किसी जो संपूर्ण जो क्षेत्र है, जो मेवाड़ के जो शासक हैं उनको सामरिक दृष्टि से नहीं पनपने देना चाहता था, उनको अपने अधीन लाना चाहता था। तो ये इस युद्ध या इस आक्रमण के पीछे के जो उद्देश्य हैं वो बताए जाते हैं। ठीक है, अब भले ही इन चार उद्देश्यों में से जो भी उसका प्राथमिक उद्देश्य रहा हो, लेकिन आक्रमण कर देता है, और आक्रमण कर देता है 1567 में। 1567 में अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया। अब अकबर के द्वारा आक्रमण किया गया था, तो क्या इसने उसका सामना किया, या फिर ये विक्रमादित्य और उदय सिंह की तरह स्वयं भाग गया था? तो बात बिल्कुल वैसी है, बात बिल्कुल वैसी है। आक्रमण के समय ये जो उदय सिंह होता है ये क्या करता है, भाग जाता है, और जो चित्तौड़ दुर्ग की जो जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी, चित्तौड़ दुर्ग की जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंप देता है, जयमल और पत्ता को सौंप देता है। किसको, जयमल, सिसोदिया और पत्ता को ये जो दुर्ग की जिम्मेदारी है वो सौंप देता है। क्योंकि जो जयमल था और जो कल्लाजी राठौड़ थे, इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, और ये इस समय मेवाड़ में रह रहे थे उदय सिंह के यहाँ पर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि इन्होंने जो जयमल और जो कल्लाजी राठौड़ थे इनको क्या दे रखी थी, शरण दे रखी थी। ठीक है, तो उस समय चित्तौड़ दुर्ग की जो जिम्मेदारी है वो जयमल और फत्ता को सौंप दी जाती है, फत्ता को सौंप दी जाती है, और स्वयं कहाँ चला जाता है, स्वयं ये पहाड़ों में चला जाता है, पहाड़ों में छिप जाता है जाके। ठीक है, पहाड़ों में छिप जाता है। ठीक है, अपने पूरे परिवार को लेकर ये चला गया था, और पूरे परिवार को लेकर ये पहाड़ों की ओर चला गया। अब देखिए, जिस समय ये आक्रमण हुआ, किस पर हुआ, चित्तौड़ के दुर्ग पर जिस समय आक्रमण हुआ था, तो जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर थी, जयमल और फत्ता के ऊपर थी। अब देखिए, जयमल जो था वो मेड़ता का शासक था। ठीक है, इसको बोलते हैं जयमल मेड़तिया, और इसके साथ थे कल्लाजी राठौड़ और फत्ता। इन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी थी। तो इन लोगों ने क्या किया, उस चित्तौड़ दुर्ग को अंदर से क्या कर लिया, बंद कर लिया बिल्कुल। और बिल्कुल ये जो सेना है 1 साल तक, क्योंकि 1567 में आक्रमण हुआ था, और इस पर जो विजय प्राप्त होती है वो 1568 में जाके प्राप्त होती है। तो इसके चारों तरफ डेरा डाल दिया जाता है। बहुत दिन हो गए, उधर उदय सिंह समाचार मांगता रहता था, अपने गुप्तचर भेजिए क्या चल रहा है। तो जब इसको नहीं खोला गया दरवाजे को, तो अकबर ने कहा कि
नीचे क्या बनवा दी जाए, सुरंग बनवा दी जाए, और सुरंग से क्या हो, अंदर प्रवेश कर दिया जाए। देखिए ये यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर है ना, ठीक है। तो ये जैसे कि मान लीजिए दीवारें हैं, ये क्या है, ये उसकी दीवारें हैं। अब ये जब दीवारें हैं तो इन दीवारों के नीचे से वो सुरंग खुदवाना चाहता था। सुरंग वो खुदवा भी देता था, इसके नीचे सुरंग। अब देखो सुरंग कैसी होती है, आप लोग मानते हो दूर से नीचे नीचे मतलब लानी पड़ती है, दूर से करके, क्योंकि अगर बिल्कुल पास जाके कोई सुरंग खोलेगा तो ऊपर से वो पत्थर मारेंगे उसके सर पे। तो ये लोग दूर से सुरंग करके लाते थे, ठीक है। और सुरंग खोदना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है, कि जितना ऊपर आप काम कर सकते हो उतना जमीन के अंदर काम करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। उसके अंदर सीमित लोग अंदर जा सकते हैं, सीमित काम उसके अंदर कर सकते हैं, शरीर पूरा फ्री नहीं रहता है जितना जो सुरंग का आकार होता है। अब जैसे ही ये लोग क्या करते थे, एक जैसे ये दुर्ग है, 1-2 दिन में ये इसके पास पहुंच जाते थे, खोदते खोदते दूर से लाते थे, इतनी दूर से लाते थे कि उन लोगों के अस्त्र शस्त्र पत्थर और जो भी मारक क्षमता की जो चीजें थी वो उन तक ना पहुंच पाए। यानी कि आप लोग समझ लीजिए 100 या 150 मीटर दूर से वो खोद के लाते। अब एक दिन में तो इतना ही खोद सकते हैं, ठीक है। सुरंग खोद रहे हैं, कोई मकान तो बना रहे हैं, पूरी सेना को लगा दो, उस सुरंग के अंदर गिने चुने लोग ही जा सकते हैं अंदर। एक सुरंग के अंदर पूरी सेना को तो भभरा नहीं सकते, घुस जाओ खोद दो, उसके अंदर गिने चुने लोग ही तो जाके अंदर काम कर सकते हैं। तो वो लोग दुर्ग के नीचे तक पहुंच जाते हैं। तो अगली ही रात, क्योंकि सामने वाली सेना को तो पता रहता था ना क्या चल रहा है, अगली ही रात जो उसकी सेना होती थी वो उसको अंदर से और बंद कर देती। उनको मालूम है कि यहाँ सुरंग की खुदाई चल रही है, वो लोग रात में उसको बंद कर देते थे, ठीक है। वहां पे बड़े बड़े पत्थर लाके डाल देते थे उस सुरंग के बीच में, ताकि उनके जो फावड़े हैं, ताकि उनके जो काम करने के जो चीजें हैं वो बिल्कुल काम ही ना करें, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार ये जो सुरंग बनाने का जो कारखाना था इनका, इस सुरंग बनाने के कारखाने से अब देखिए ये जो सुरंगें थी इनको रात रात में बंद कर दिया जाता था। तो ये जो उपाय है वो काम नहीं किया। इधर सेना बड़ी परेशान हो गई, बाहर कब तक पड़ी रहे सेना, ठीक है। आप लोग किसी के ऊपर आक्रमण करने जाओ और उसके बाहर आपको आधी साल तक पड़ा रहना पड़े, तो आपका जो खून है वो भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। आपका जो खून है वो भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस दुर्ग के बिल्कुल किनारे किनारे एक बड़ा चबूतरा निर्मित करवा दिया मिट्टी का, और इस चबूतरे पर चढ़कर ये लोग देखते थे कि अंदर क्या चल रहा है, क्या काम चल रहा है, ये लोग कैसे अपनी तैयारी कर रहे हैं, किस दीवार पर कितने सैनिक खड़े हैं, कहाँ इनका मुख्य पॉइंट है, कहाँ दरवाजा जो है, तो ये सारी चीजें इन लोग देखते थे। अब देखिए एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या होता है कि एक दिन इसी के ऊपर जो जयमल मेड़तिया है वो महल की दीवार के ऊपर घूम रहा था, और अकबर जो है, अकबर ने जयमल किसके ऊपर, अकबर ने इस जयमल ये जो दीवार के ऊपर अपनी जो दुर्ग की जो दीवारें हैं उनका निरीक्षण कर रहा था कि कहीं इन्होंने कुछ किया तो नहीं किसी दीवार के साथ, कोई छेड़खानी तो नहीं की है किसी दीवार के साथ। तो ये सब कुछ जो है वो इस दीवार के ऊपर घूम घूम कर देख रहा था। तो इस ये जो ऊपर से बनाया था इन लोगों ने इतना ये ऊंचा, उसी के समतुल्य जो टीला बनाया था, इस टीले के ऊपर खड़ा होके ये क्या करता है, बंदूक चलाता है। और ये अब इतना अच्छा निशाना थोड़ी था कि सटीक लग जाए उसके, तो वो जो बंदूक, अब ऐसी बंदूक नहीं थी कि आज की बंदूकें होती हैं, ठीक है, एक लंबी दुनाली जैसी होती है, उसमें डाला और धाएं, तो उसमें वो जो बंदूक की गोली होती है, वो बंदूक की जो गोली होती है वो किसके जाके लग जाती है, वो बंदूक की गोली जाकर लग जाती है जयमल के, और जयमल ऊपर दीवार पर था वो नीचे जाके पड़ता है, कहीं फिट नीचे जाके पड़ता है, वो घायल हो जाता है, ठीक है। अब इधर जो अंदर के सरदार थे उन्होंने कहा ऐसे ठीक नहीं है छुपना, किसी ना किसी दिन हमको निकलना पड़ेगा, और महल के दुर्ग के अंदर जो रसद सामग्री है ये भी क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है, इसलिए अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको आक्रमण करना चाहिए, ठीक है। और ये सब लोग मन बना लेते हैं कि अब क्या होगा, अब जो है आक्रमण होगा, और आक्रमण अवश्य होगा, आक्रमण क्या होगा, अवश्य होगा। तो इसीलिए आक्रमण करने की पूर्ण तैयारी की जाती है, और अकबर को भी पता चल जाता है कि अंदर जो है वो हलचलें क्या हो गई हैं, तेज हो गई हैं, और जब अंदर हलचलें तेज हो गई हैं तो निश्चित ही अब लोग ये बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलकर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे।
तो ये लोग भी बाहर बिल्कुल तैयार थे, अंदर से जो सेना है वो भी तैयार थी, लेकिन उनका जो राजा है वो उस समय सेना के साथ नहीं था। तो स्वाभाविक है उनका मनोबल इतना चरम पर नहीं होगा, क्योंकि जब किसी सेना का राजा ही भाग जाए तो आप लोग समझ सकते हैं ना कि सेना की जो मनोवृत्ति है वो किस काम की होगी। अब देखिए ये जयमल जो था वो क्या हो चुका था, जयमल मेड़तिया घायल हो गया था। अब जब दरवाजे जब खोले गए तो जयमल को अपने कंधों पर कल्लाजी राठौड़ जो होते हैं वो बिठा लेते हैं, ठीक है, कि भाई तुम घायल हो गए, तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, इतने ऊपर से गिर गए हो, तो तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ, मैं भी लड़ूंगा तुम भी लड़ोगे, दोनों लड़ेंगे, ठीक है। तो कल्लाजी राठौड़ जो हैं वो जयमल को अपने कंधों पर बिठा लेते हैं। इसीलिए अब देखिए 2 हाथ तो हो गए कल्लाजी के और 2 हाथ हो गए जयमल मेड़तिया के, तो दोनों 2-2 हाथ कितने हो गए, 4, तो 4 तलवारें चल रही थी। अब देखो अचानक से कोई मुगल सैनिक जो है वो लड़ता हुआ आता था। अब उसको थोड़ी पता है कि 4 इसके कंधों के ऊपर बैठ के लड़ रहा, तो वो देखता था पहले भाई ये हो क्या रहा है, इसके कंधों के ऊपर बैठ के तलवार चला रहा, 4 हाथों से तलवार चल रही थी, ऐसे 2 इनके हाथ में थी और 2 जो है वो जयमल मेड़तिया के हाथों में थी। इसीलिए अब ये चीजें जो है दूर बैठा था अकबर, हाथी के ऊपर बैठा था, वो भी देख रहा था, ये देखो देखो वो शानदार क्या युद्ध हो रहा है, ठीक है, शानदार क्या युद्ध हो रहा है, तो वो ये दृश्य देख रहा था। और इसके अलावा जो मुगल सैनिक थे, अब आप लोग सोचो आप एक तलवार लेके आक्रमण कर रहे हो और सामने 4-4 तलवारें चल रही हैं, कौन सी तलवार किधर से पड़ेगी कोई पता नहीं, तो इसीलिए कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों का देवता कहा गया, ठीक है। तो जयमल, अकबर ने जयमल को बंदूक से घायल किया, क्या किया, बंदूक से घायल किया। राजपूत सेना दुर्ग से बाहर आई, राजपूत सेना दुर्ग से बाहर आई, राजपूत सेना दुर्ग से क्या आई, दुर्ग से बाहर आई, और दुर्ग से बाहर आने के बाद क्या हुआ, दुर्ग से बाहर आई और भयंकर युद्ध हुआ, और भयंकर युद्ध हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं और हमारी जो स्टोरी चल रही है उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1537 में बनवीर को मारकर क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। इसके द्वारा शेरशाह सूरी की भी क्या कर ली गई थी, अधीनता स्वीकार कर ली गई थी। 1559 में उदयपुर की स्थापना की और उदय सागर झील जो है उसका क्या कराया, निर्माण कराया। 1567 में अकबर के द्वारा क्या किया गया, आक्रमण किया गया। चित्तौड़ की जिम्मेदारी जयमल फत्ता को सौंपकर उदय सिंह पहाड़ों में चला जाता है। और ये जो कहानी घटित हुई थी मैंने आपको अभी जस्ट बताई है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या होता है, अब आगे क्या होता है, आगे एक महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि ये जो युद्ध है वो तो, क्योंकि उनकी जो शाही सेना थी वो तो उदय सिंह जो होता है अपने साथ लेके चला गया था। अब ये लोगों ने जबरदस्त युद्ध किया और जबरदस्त युद्ध लड़ते करते करते ये लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है, काम आ गए युद्ध में। तो ऐसा अद्भुत, मतलब इन लोग युद्ध का दृश्य देखा अकबर ने, उसने कहा वाह यार मजा आ गया। मतलब उसने बहुत घंटे तक, बोलते हैं 3-4 घंटे तक इनका युद्ध देखा था और वो देखता ही रहा। उसने कहा कि मजा आ गया। इसके बाद जो इस युद्ध में एक आदमी और साथ था, उसका नाम था भगवान दास, ठीक है, वो भी इनके साथ था इस युद्ध में। तो उसने जब युद्ध जीत जाते हैं तो वो कहता है, अकबर को बोलता है कि मुझे आपसे कुछ मांगना है। तो अकबर ने कहा मांगिए, क्या चाहिए तुमको बताओ। तो उन्होंने कहा मुझे आदेश चाहिए आपका कि इन चित्तौड़ के जो लोग हैं इनका मैं कत्लेआम कर सकूं, ठीक है। अकबर समझा नहीं कि आदेश क्यों चाहते हो आप, हम युद्ध जीत चुके हैं, दुर्ग जीत चुके हैं, अब आदेश क्यों चाहिए, उदय सिंह यहाँ पर है नहीं, उसका परिवार यहाँ पर है नहीं, तो तुमको किसको मारना है। उनका नहीं, मुझे आदेश दीजिए। तो अकबर ने कहा बिल्कुल आदेश है, जिसको मारना है मारो। तो भगवान दास के कहने पर जो मुगल सेना है इसने कत्लेआम किया, दुर्ग के लोगों को मारा, महिलाओं को मारा, जो बच्चे थे उनको मारा, उनका कत्लेआम किया और वहां पर लाशों का जो है वो ढेर लगा दिया। जो भी मिला, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नगर का आदमी हो, उसे कोई मतलब नहीं बेचारे को, दुर्ग से शहर से, कोई गरीब हो, किसान हो, काश्तकार हो, छोटे मोटे मजदूर हो, सबको मार काट दिया।
कारण कारण क्या था? कारण ये था कि ये जो चित्तौड़ के लोग थे ये स्वाभिमानी थे और ये जयपुर के लोगों को बोलते थे, यानी कि जो आमेर के जो शासक थे इनके लोगों को बोलते थे कि तुम लोगों ने क्या किया, अपनी जो मान मर्यादा है इसको मुगलों के हाथ में बेच दिया, तुम लोगों ने अपनी बहन बेटियों के विवाह जो है वो मुगलों के साथ कर दिए, तुम लोग कैसे श्रेष्ठ हो सकते हो। ठीक है, तो ये जो भड़ास था, ये जो उसके अंदर भड़ास थी, यानी कि ये लोग चित्तौड़ के जो लोग थे, चित्तौड़ मेवाड़ के जो लोग थे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे कि देखो भले ही हम संघर्ष कर रहे हैं, भले ही हम युद्ध हार जाएं, भले ही हमें मार दिया जाए, भले ही हमें भगा दिया जाए, लेकिन हम अपनी बहन बेटियों के विवाह जो हैं वो मुगल घराने में नहीं करेंगे। ठीक है, भले ही वो कितना ही पैसा, कितना ही साम्राज्य, कितनी ही सुख सुविधाएं क्यों ना दे हम। तो ये जो भड़ास थी वो भगवान दास के मन में थी, वो कैसे निकालता, किस में निकालता? क्योंकि वो लोग सत्यवाद बोलते थे और जब भी इनके घर के लोग या इनके परिवार के लोग या ये खुद मिलता था तो मुंह पर यही बात बोलते थे। ठीक है, आगे जाके ये बात तुमको और आएगी। ठीक है, क्योंकि जब मान सिंह आता है प्रताप से मिलने तो उसके साथ जो प्रताप है वो खाना नहीं खाता। ठीक है, वही कारण था कि ये लोग छोटे समझते थे इनके आमिर के वंशजों को। ठीक है, यही कारण था क्योंकि जिन्होंने मुगलों के साथ अपनी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ये लोग इनको क्या समझते थे, छोटा समझते थे, तुच्छ समझते थे और उनके साथ खाना पीना बैठना तक पसंद जो है ये नहीं करते थे। ठीक है, तो ये अलग प्रकार के राजपूत होते हैं। देखो कोई भी वंश हो तो उन वंशों के अंदर भी स्वयं अपनी श्रेष्ठता जो है वो बताई जाती थी। अब ये आमेर के हों चाहे वो मारवाड़ के हों तो जग जाहिर बातें हैं। अब देखिए महाराणा उदय सिंह जंगलों में चला जाता है और युद्ध जो है वो हार जाती है इनकी सेना, इनकी जयमल फत्ता और वीर कल्लाजी राठौड़ होते हैं। ये वीर कल्लाजी राठौड़ क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद भगवंत दास ने अकबर से कत्ले आम का आदेश प्राप्त किया जो अकबर के जीवन पर एक कलंक जो है वो साबित होता है कि ये कलंक था। ठीक है, ये अकबर की इच्छा नहीं थी लेकिन आदेश दिया था। ठीक है, यह आदेश अकबर के जीवन पर कलंक साबित होता है, ठीक है, क्या साबित होता है, कलंक साबित होता है। और आप इस बात को आगे याद रखना क्योंकि आगे के इतिहास में हम इसका क्या करेंगे, पुनः उल्लेख करेंगे। तो भगवंत दास ने अकबर से कत्ले आम का जो आदेश है वो प्राप्त किया और यह आदेश अकबर के जीवन पर कलंक क्या होता है, साबित होता है। क्लियर। अब देखिए आगे क्या हुआ। अकबर को इस बात का आभास हो गया, क्योंकि वो बहुत सारे राठौड़ों, बहुत सारे राजपूतों, बहुत सारे जो सपोर्टर हैं वो उसके साथ थे। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि देखो इस प्रकार से निर्मम हत्याएं लोगों की गई। तो लोगों के कहीं ना कहीं, उनके जो सैनिक थे उनके अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि आपने एक व्यक्ति को खुश करने के लिए निर्मम हत्याएं करवा दी। ये एक शासक की पहचान नहीं होती है। तो अकबर को लगा कि गलती हो गई। ठीक है, वो अंदर तो उसने क्या किया, वो आगरा जाता है और आगरा जाकर आगरा का जो दुर्ग होता है, आगरा का जो फोर्ट होता है, उसके मुख्य दरवाजे पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां जो है वो स्थापित करवा देता है। वर्तमान में वो मूर्तियां नहीं हैं क्योंकि बाद में जो औरंगजेब आया था उस औरंगजेब ने उन मूर्तियों को तोड़वा दिया था। ठीक है, तो लिखना है अकबर ने जयमल, ये पूरा नाम था जयमल मेड़तिया, जयमल और फत्ता। ठीक है, इसका वास्तव में नाम था पत्ता, लेकिन ये कालांतर में अब मतलब बोलचाल में इसको बोलते हैं फत्ता। जयमल फत्ता की
आगरे के किले के मुख्य दरवाजे, आगरे के किले के मुख्य दरवाजे, मुख्य दरवाजे पर निर्मित करवाएं, पर निर्मित कराएं। ठीक है, वर्तमान में ये नहीं है क्योंकि बाद में औरंगजेब जब आता है तो औरंगजेब के द्वारा इनको क्या किया जाता है, तुड़वा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा इनके शौर्य से प्रभावित होकर यह काम किया गया था। आप लोग सोचिए, एक शत्रु को अपने प्रदर्शन से खुश कर देना और खुश होकर वो अपने सैनिकों की तो छोड़ो, दूसरे सैनिक की मूर्तियां बनवाता, तो उसके सैनिकों को कैसा लगा होगा, देखो हम भी युद्ध में लड़े थे, हमारे सैनिक भी मरे, लेकिन सामने वाले की तारीफ जो है वो हो रही है। ठीक है, और यही चीज होती थी युद्धों में, यही चीज होती थी, अलग का शौर्य, वो प्रतिष्ठा कि सामने वाला भी कहे भाई क्या लड़ा था बंदा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो देखने को मिलती है इतिहास में। अब देखिए, ये जो आगरे के दुर्ग से तो तोड़ दी गई, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार पर आज भी, जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार पर हाथियों पर बैठे हुए इनकी क्या है, मूर्तियां हैं। ठीक है, जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर, जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर आज भी मूर्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, तो जूनागढ़ के मुख्य द्वार पर ये जो मूर्तियां हैं वो क्या हैं, निर्मित हैं, किसकी, जयमल और फत्ता की। याद रखोगे ना। चलिए, तो इस प्रकार से हमने इनका अध्ययन किया उदय सिंह के बारे में, और ये बाद में जब सेना चली जाती है, मुगल चले जाते हैं, उस पर कुछ गिने चुने लोग, मुगल जो सरदार थे वो रह जाते हैं। तो उसके बाद उदय सिंह पहाड़ों से निकल के आता है, और पहाड़ों से निकल के आने के बाद अपनी जो अस्थायी राजधानी है वो गोगुंदा को बना लेता है उदय सिंह। ठीक है, जब मुगल सेना चली गई तो ये पहाड़ियों से निकल के आया, और पहाड़ियों से निकलकर अपनी अस्थायी राजधानी जो है वो गोगुंदा को बना लेता है, क्योंकि जाता भी कहाँ। इसके बाद गोगुंदा में ही 28 फरवरी 1572 को, 28 ठीक है, 28 फरवरी 1572 को बताते हैं, इस दिन होली थी, 1572 को इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को होली के दिन इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु के साथ ही उदय सिंह जो होता है इनका अंत होता है, और अगले जो शासक बनेंगे वो बनेंगे महाराणा प्रताप। ठीक है, पढ़ने में मजा आएगा, स्टोरी को सुनने में मजा आएगा, लेक्चर में भी मजा आएगा, युद्ध में भी मजा आएगा, हर चीज में मजा आएगा। तो अब देखो, एक क्वेश्चन यहां आप लोग सोच रहे होंगे कि अगला शासक जो बना वो महाराणा प्रताप बना, लेकिन इस युद्ध, जो युद्ध हुआ था अभी, उस युद्ध में कहां था प्रताप? उदय सिंह के साथ कहीं दिखाने कहीं उल्लेख नहीं आया। प्रताप का जन्म तो 1540 में हो गया था, लेकिन प्रताप था कहां? बात हम 1567 की कर रहे हैं, तो 1540 का जन्म हुआ था, 50, 60, 67, 27, 28 साल का था प्रताप, काफी बड़ा था, जवान था, समझदार था। 27, 28 साल का तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो कहां था, युद्ध में क्यों शामिल नहीं हुआ, कहां गया था? ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में जरूर होंगे। तो इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि उदय सिंह जो है उसने उस समय प्रताप को इतना महत्व नहीं दिया, और ये दूसरा जो पुत्र था जगमाल, उसको इस पूर्व में ही शासक नियुक्त कर देता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा ये पुत्र जो है वो शासक बनेगा। और ये जो निर्वासन काल है अकबर उस समय, वो प्रताप उस समय जो है वो भीलों के साथ गुजार रहे थे, जंगलों में थे, जंगलों में निर्वासन जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका राजपाट से उस समय कोई संबंध नहीं था, महलों से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि उनको उस दरबार में कोई विशेष स्थान नहीं मिला था, इसलिए वो छोड़कर चले गए थे और जंगलों में जाकर निर्वासन जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे थे। इसलिए वो किसी भी युद्ध में, किसी भी घटना में उस समय तक शामिल नहीं हुए थे। अब जब उनकी मृत्यु हो जाती है
तो सरदारों के द्वारा उनको बुलाया जाता है कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, आइए। और जब ये लौट कर आते हैं तो उस मृत्यु में ये शामिल होते हैं। इनका एक भाई भी था शक्ति सिंह, उनके बारे में भी हम अगली लेक्चर में बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आज उदय सिंह की जो कहानी थी वो एंड हो जाती है। और कर्नल जेम्स टाउन ने कहा भी है कि महाराणा सांगा और प्रताप के बीच में अगर उदय सिंह ना होता तो इतिहास का जो मेवाड़ है, इसका जो इतिहास है वो कुछ और ही होता। ठीक है, तो ऐसी सिर्फ कल्पनाएं की जा सकती हैं कि ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन जो हो गया वो हो गया, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कल एक नई कहानी के साथ, नए युद्ध के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ वापस आते हैं और बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जैसा लगा हो वैसी बातें बताना, और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।